की पहली कक्षा में आप सभी छात्र छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा का जो वर्णिका बुक है उसकी पहली कक्षा आज करेंगे। इस कक्षा में हम लोग वर्णिका किताब के देखिए वर्णिका किताब में टोटल हम लोग को 5 अध्याय पढ़ना होता है। उसमें से जो पहली अध्याय का नाम है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, उसे आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पूरी अध्याय का एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, साथ ही ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो सभी का हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो आज पहली पार्ट में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, अर्थात इस चैप्टर का पूरी व्याख्या करेंगे हम लोग। देखिए इसमें टोटल हमको इस किताब में 5 अध्याय पढ़ना होता है वर्णिका में। पहली अध्याय का नाम है दही वाली मगम्मा। देखिए पहली अध्याय का नाम है दही वाली मगम्मा, जो एक कन्नड़ भाषा में लिखी गई कहानियाँ थी जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा का नाम है ढहते विश्वास, तीसरी अध्याय का नाम है माँ, चौथे अध्याय का नाम है नगर और पाँचवें अध्याय का नाम है धरती कब तक घूमेगी। हम लोग इसमें सभी अध्याय पढ़ेंगे बारी बारी से, और पाँचों अध्याय जो है कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है, और पाँचों अलग अलग राज्य की कहानियाँ हैं, और जो कि पाँचों अलग अलग राज्य की समस्या पर आधारित है। परंतु ये जो पाँचों कहानियाँ हैं, पाँचों कहानी पूरे भारतवर्ष के लोगों के जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। इसलिए यह कहानी हर व्यक्ति को सुनना जरूरी है, ताकि वे अपने जीवन में कुछ सीख सके, कुछ समझ सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। इसलिए इस कहानी को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं उन्हें तो खास करके इस अध्याय को पढ़ना ही चाहिए, और इस अध्याय से अच्छा खासा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो पहले अध्याय पढ़ते हैं जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। पहले अध्याय का नाम है दही वाली मगम्मा, इसी को हम लोग पढ़ते हैं आज, ठीक है। देखिए इस अध्याय में हम लोग जो हैं, इस अध्याय में हम लोग दही वाली मगम्मा कहानी का नाम है, और जिसके लेखक हैं श्रीनिवास, देखिए इस चैप्टर हम लोग को काफ़ी चीज़ पढ़ने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस चैप्टर में हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे, जो टोटल 9 पेज में है, टोटल 9 पेज में दी गई है। आप देख सकते हैं 8 हो गया, और ये पूरी 9 पेज। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं 6 को। इसके अलावा हमें टोटल सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव भी हमें बारी बारी से लेकर आए हैं। इन सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, और साथ ही जो इसका सब्जेक्टिव है उन सारे सब्जेक्टिव को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब समय का ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए हम लोग अपने मेन चैप्टर पे चलते हैं। तो चलिए हमारे चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जो है लेखक परिचय पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, चलिए थोड़ा सा चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ते हैं। देखिए लेखक का नाम है श्रीनिवास, और यह पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। देखिए बहुत अच्छी शीर्षक भी है। देखिए इस पाठ के नाम को हिंदी में शीर्षक भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कही जाती है। देखिए पाठ को लिखे हैं श्रीनिवास जी, पाठ को लिखे हैं श्रीनिवास जी। चलो तो सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। याद रखिएगा, पूछी जाती है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 को, और हुई थी कर्नाटक राज्य के कोलार नामक स्थान पर, यानी कि कोलार कर्नाटक में हुआ था उनका जन्म। श्रीनिवास जी का देहावसान अर्थात देहांत या मृत्यु कह सकते हैं, हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने
उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया। देखिए उनकी एक रचना थी सन्ना कथेगुलु, उन्हें साहित्य अकादमी ने उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से उन्हें क्या किया गया, सम्मानित की गई। उनका एक रचना था सन्ना कथेगुलु को, और कब की गई थी 1968 में, ये भी याद रखिएगा। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया है। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार ली गई है, यानी यह कन्नड़ कहानियाँ। इसका हिंदी अनुवाद, जो कहानी का अनुवाद किया BR नारायण ने किया। देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न पूछी जाती है, वो सारे प्रश्न हम एक बार आपके मौखिक रूप में बता देते हैं। तो सबसे पहले पूछी जाती है दही वाली मगम्मा पाठ के कहानीकार कौन है, तो आपके उत्तर होंगे श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी को। कहाँ हुई थी, कोलार कर्नाटक में। श्रीनिवास जी का श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के कृषि रचनाकारों में से एक है। उन्हें किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी कि सन्ना कथेगुलु पर। कब मिली थी, 1968 में। और दही वाली मगम्मा पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो आप बताएंगे BR नारायण ने। चलिए यहाँ तक तो हो गई। इसके अब हम लोग चलते हैं अपनी पाठ की ओर। अब हम लोग कहानी को पढ़ने वाले हैं। देखिए कहानी पढ़ेंगे। कहानी देखिए कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि इसमें एक मगम्मा है। मगम्मा नाम की एक सास है, उसकी बहू है, घर में बेटे हैं, एक पोते हैं, सभी घर में रहते हैं। और जो मगम्मा है ये अक्सर देखते हैं हमारे गांव देहात में अक्सर होते रहते हैं। देखिए आज के समय में नहीं, लेकिन पहले जैसे देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ हर घरों में दूध लेने के लिए आते हैं लोग, उन्हें प्रतिदिन दूध देते हैं। इसी प्रकार से पहले जो थे हर घरों में दूध या दही पहुंचाने के लिए आया करते थे, ठीक ना। और उन सभी का हिसाब पत्तर एक महीने के लास्ट में हुआ करती थी। कुछ इसी प्रकार से है जो मगम्मा दही बेचा करती है और महीने के लास्ट में कुछ पैसे लेते हैं, या कुछ व्यक्ति से नगद ही पैसे ले लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। देखिए कहानी है मगम्मा बरसों से हमें बाड़ी से दही दिया करती है। देखिए लेखक महोदय बता रहे हैं कि हमें बरसों से अर्थात कई सालों से बाड़ी से दही दिया करते हैं। देखिए बाड़ी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम प्रत्येक दिन दिए, जैसे हर महीना दिए, यानी कि महीने के पूरे 300 दिन दिए, उसके लास्ट में यानी कि महीने के अंत में एक बार पूरे हिसाब करके जितना होता है उनके एक बार पैसे दे देना। यही होता है बाड़ी से दही देना, कि हर दिन जैसे होता है ना पाली घूम घूम करके देना, सबका लास्ट में कर हिसाब करके पैसे ले लेना। तो ऐसे ही था, मगम्मा बरसों से बाड़ी से दही दिया करती थी और बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज़ आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। देखिए साफ साफ वही बात हो गया कि देखिए बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज़ आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। तो देखिए ये कहानी जो है कर्नाटक राज्य की कहानी है, वो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर की कहानियाँ है। तो बहुत अच्छी कहानी है, पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं है। दूसरे शहरों में ऐसी रिवाज है, पर बेंगलुरु में ऐसी शायद रिवाज नहीं है, ऐसा लेखक मुझे लग रहा है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वो हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। जब अब देखते हैं कि गांव में कोई कुछ सामान बेचने आते हैं तो वे लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, वैसे ही ये मगम्मा भी कहती है घर के सामने आकर के दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है, हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बाड़ी की रीति है। यही हमारी और मगम्मा के बीच की बाड़ी की रीति है, ये लेखक मुझे कह रहे हैं। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। लेखक मुझे एक अनुमान लगा रहे हैं कि उसके गांव का नाम शायद अबलूर है, यानी कि उसके गांव का नाम वेंकटपुर है जो अबलूर के पास है, या कुछ ऐसा ही कुछ नाम होंगे। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बाड़ भी अर्थात जाते बाड़ भी, देखिए कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, जाते बाड़ भी हमारी तरफ से ही जाना होता है।
मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही ख़त्म करके आते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। मतलब समझिए होता क्या है कि मगम्मा जो है लेखक महोदय के घर होकर ही शहर जाती है, सामान वान बेच यानी दही बेचती है, दही बेच करके फिर वापस लौटती है। मतलब उसी घर घर से आना जाना होता है, तो अक्सर जब जाती है उस समय भी मिल जाते हैं लेखक महोदय से, और जब आती है उस समय भी मिल जाती है। तो जब आती है तब भी आया करती है और जाती है उस समय भी आ जाया करती है। ठीक है, तो इसलिए लेखक महोदय और उनसे एक संबंध सा कह सकते हैं, घनिष्ठ संबंध सा बैठ गया। अब किसी व्यक्ति से बार बार मिलते हैं तो उससे कुछ संबंध बैठ जाती है। तो उसी प्रकार से कुछ है। और जब वो आती है तो आकर आंगन में जब वो आती है तो आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती है, सबसे बातें करती है, पान सुपारी खाती, नो रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती। ऐसे मौक़ों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है। सुनिए, जब लेखक महोदय घर पे होते हैं और वो जब आती है, पान सुपारी वगैरह खाते हैं, और जब लेखक महोदय के पास जब समय रहते हैं उनके पास से बैठते हैं, तो मगम्मा कुछ अपनी सुख और दुख का अनुभव भी बताते हैं। कभी दुख होती तो उन्हें उसका वर्णन करते हैं, कभी सुख होती तो उनका वर्णन करते हैं। देखिए, मुझसे भी सुख दुख पूछती है, ऐसी बात नहीं केवल वही बोलती है, मगम्मा भी पूछती है लेखक महोदय का, मुझे भला क्या सुनाती। अब जरा सोचिए, एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी सास क्या सुना सकती है। यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया, बस यही बात। तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई है। मतलब लेखक महोदय और मगम्मा के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती कह सकते हैं, एक परत घनिष्ठता हो गई है, एक जान पहचान अच्छा हो गया, और दोनों अपने एक दूसरे की कहानियाँ, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं, कहते हैं। देखिए, कोई एक महीने पहले की बात है। अब लेखक महोदय यहाँ से देखिए कहानी शुरू होती है। लेखक महोदय यहाँ से प्लस ध्यान देने की कल कह रहे हैं। देखिए, कोई एक महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला, हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। अक्सर देखिए छोटे बच्चों को ये होता है कि जब उसे कुछ बेचने वाले खाने पीने के सामान होते हैं तो अक्सर कहते हैं लोग, अगर माँ बाप पीछे भी रहे तो बच्चे अक्सर हाथ पसारते हैं कि हमें दे दीजिए। तो मगम्मा ने उसे क्या किया, दही दे दी। मगम्मा ने मटके से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल कर उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। जैसे उन्होंने कहा माँ के लिए, इतने में क्या हो गया, लेखक महोदय आ गए। मगम्मा बोली, माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले। जैसे लेखिका आई, ठीक है, तो कह रही, मगम्मा बोली, माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले। पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। देखिए, अक्सर हर घर की यही कहानियाँ होती हैं। देखिए, मगम्मा कह रही, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब तो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। अब तो सोचिए कि मगम्मा ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि मगम्मा के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, तो उनके बेटे भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, तो इस वजह से वे लेखिका को कह रहे हैं।
लेखक महोदय की पत्नी को कह रहे हैं। तो इस पर मैंने पूछा क्या पूछा, तो सुनिए। मैंने पूछा, मगम्मा क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावड़े लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगे, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, फिर भी किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा, मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती अमृत बेचती रही, पर पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिएगा। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे ज़रा हंसी आ गई। अब इसी बात सुनकर किसी को भी हंसी आ जाएगी, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कर रही है। एक तो हंसी की बात है, लेकिन दूसरी बात समझिए कितनी अनुभव से वो सारी बातें कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच। देखिए, पुराने ज़माने में आने चलते थे, 16 आने का मतलब होता है पूरे 100% की बात कह रही। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। गुण का मतलब यहाँ पे रहस्य की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़ कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। अब किसी से बार बार मांगिएगा तो गुस्सा होगा। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। बहुत बड़ी बात कह दी। ये जो है पुरुष समाज के लिए बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। अब उनकी बातें कुछ और बढ़ रही थी, तो लेखक महोदय ने जल्दी सी बातें कह के उन्हें क्या किए, भेज दिए कि नहीं, अब किसी तरह नहीं भेजना पड़ेगा। तो कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। देखिए, इस दिन की घटना तो होगी, फिर दोबारा वो लगभग 15 दिन के बाद आई। तो मैंने पूछा, क्यों मगम्मा, ऐसे क्यों हो? तो वह बोली, क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछ लिए। मतलब वो कैसा कह रहा है कि मेरे रहने या न रहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और वो रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बेटे ने कुछ कह दिया क्या? लेकिन मतलब पूछ रहा है क्या कुछ बेटे ने कह दिया क्या? लेखिका ने पूछा। उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही?
तो सुनिए। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं तेरे घरवाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने दे तो उसे। अब ज़रा सोचो, आने दो तब पता चलेगा कि क्या होने वाली, क्या क्या शिकायतें। अब देखिए मगम्मा कह रही आने दे उसे, और वह महाराजा घर आया, यानी कि मगम्मा का बेटा घर आया। तो उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी ज़ोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है, मतलब उल्टा सीधा बातें बोलती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। मगम्मा की बहू कहती है, लड़का अगर कुछ उधम मचाता है, मतलब कुछ बदमाशियाँ करती है, तो उसे मना करने का हक उसकी माँ का तो है। तो तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया, मुझे क्या अकल सिखाने चली है। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ, उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। उसके बेटे ने मगम्मा को ही समझा दिया। तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। अक्सर देखिए सास ऐसा ही कह देते। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल दे तो निकाल बाहर करेगा। अब इसके इस तरह की बातें मगम्मा के मुँह से निकल गई। तो इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारे को सहारा कौन दे। तो मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा। तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, लेकिन बहू के पास तो कुछ नहीं है। बहू के पास तो कुछ नहीं है कह रहे। तो मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ। इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। अब किसी को अगर ऐसे कह दोगे तो गुस्सा तो चढ़ेगा ही। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। उसका बेटा ही माँ के सामने कह रहा। तो इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी, घर में झगड़ा वगड़ा करके और दही लेकर के वापस चले गए बेचने के लिए। और ये सारी बात यहाँ लेखक महोदय की बता रहे। तो इतने में लेखक महोदय ने दही लिए। तो इतने में लेखिका ने क्या किया, मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और वहाँ से वो चले गए। फिर अगले दिन की कहानियाँ। तो चलिए इसके बाद की जो कहानियाँ हैं वो हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। देखिए वीडियो कुछ लंबी हो गई है, तो इसलिए हम लोग जो हैं नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं और उसमें इसके जो बचे हुए जितने पार्ट हैं उन सभी पार्ट को अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।